Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss isomerism in coordination compounds. तो आज आइसोमेरिज्म को हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन एक एक करके इसको डिस्कस करते देखिए। आइसोमेरिज्म जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में होता है वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं उससे बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। ओके, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि आइसोमेरिज्म कहते किसको है। आइसोमेरिज्म में जैसे कोई कंपाउंड्स हैं, टू या उससे ज़्यादा कोई कंपाउंड्स हैं, अगर उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले अगर एक ही हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले अगर अलग अलग हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो उसको हम आइसोमर्स बोलते हैं। ओके, इट मीन्स द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है उनका डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ओके, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होगा वो क्या होगा? अलग होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहे जाते हैं? आइसोमर कहे जाते हैं। ओके, तो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल फार्मूला, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इतना तो आप सबको मालूम भी होगा क्योंकि आप पहले भी इसको पढ़ते आ रहे हैं। आप 11th से इसको पढ़ते आ रहे हैं, 11th 12th, उसके बाद बीएससी में भी इसको पढ़ रहे हैं, तो ये क्लियर है। बट यहाँ पर आपको हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जो आइसोमर होते हैं वो किस तरह से होते हैं देखिए। मेनली तो जो आइसोमेरिज्म है वो दो तरह का होता है देखिए। एक तो होता है नंबर वन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक तो ये हो गया। नंबर टू को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो दो तरह के आइसोमेरिज्म हैं। एक तो है स्ट्रक्चरल, इट मीन्स अगर टू डायमेंशनली अगर आप जो हैं स्ट्रक्चर को अलग अलग कर पाते हैं तो वो तो आप इसके अंदर रखेंगे, लेकिन स्टीरियो थ्री डायमेंशनली अगर मॉलिक्यूल को देखते हैं तो वो इसके अंदर रखेंगे। तो इसमें जो ये वन बाय वन आज हम पूरा डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। ओके, स्टीरियो में देखिए, स्टीरियो में तो दो तरह के आते हैं। नंबर एक होता है कि आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है आपका क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो आप लोगों ने पहले ऑर्गेनिक के लिए अगर पढ़ा होगा तो इसमें आप लोग पढ़ते थे चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म या रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ओके, इस तरह का कुछ पढ़ते थे आप लोग इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए अगर आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंट वर्ड यूज होंगे, डिफरेंट टर्म यूज होंगे। जैसे मैं एक दो लिख देता हूँ, फिर वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा हम लिख सकते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ओके, इस तरह के टर्म्स यहाँ पर यूज होंगे। क्लियर? थर्ड है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये वर्ड यहाँ यूज होंगे, वो जो नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते थे उस तरह के वर्ड यहाँ पर यूज नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही डिस्कस करेंगे, तो उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। तो मैं स्टीरियो को अभी हटा रहा हूँ, स्टीरियो जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। आज हम केवल किसको डिस्कस करेंगे? स्ट्रक्चरल को डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन देखिए क्या क्या चीज़ें इसको हम बताते हैं आपको। पहला है नंबर वन, इसका स्ट्रक्चरल का नंबर ए कर देते हैं। चलिए पहला हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एज द नेम स्टेटेड, आयोनाइजेशन इट मीन्स कोई दो कंपाउंड आपको दिए होंगे, मिनिमम दो कंपाउंड होने चाहिए आइसोमर के लिए। आप एक ही कंपाउंड दिया और कहा कि ये आइसोमर है, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। मोर देन वन कंपाउंड होंगे तभी जाके आप कहेंगे कि दीज टू आर आइसोमर टू ईच अदर। ओके, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें
फॉर्मूला तो एक ही होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक ही होगा, लेकिन जब आप उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और उन दो कंपाउंड्स को आप आयोनाइज करते हैं तो वो दो डिफरेंट आयन्स अगर देते हैं तो उनको बोला जाता है आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। दो कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एक ही हैं, लेकिन दोनों कंपाउंड को आप आयोनाइज करते हैं किसी सॉल्यूशन में लेकर के, तो वो डिफरेंट तरह के अगर आयन देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। और ये फिनोमिना क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म इसको बोला जाता है। ओके, तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और उससे इस पूरे आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म को मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक एग्जांपल देखिए, CONH3 5 BrSO4, ये हमने आपको दे दिया एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, अब आपसे ये कहा जाएगा, जैसे आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपको जो पहले से मालूम है वो आप रेफरेंस रखिए अपने पास में। वो रेफरेंस रखिए, हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक की कुछ चीज़ें मालूम है, जिसमें कि चेन आइसोमर होता है, पोजीशन आइसोमर होता है, फंक्शनल आइसोमर होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है। देखिए, जो आपका पहले से पता होता है, जिसको आपने पहले से स्टडी किया होता है, वो आपका एक रेफरेंस है। उसी के बेस में आप नई चीज़ों को समझते भी हैं। ओके, तो आपने वहाँ पर जब पढ़ा होगा चेन आइसोमर के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो क्या करते थे हम, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया जाता था, सपोज दैट C4H10। आपसे क्या कहा जाता था, C4H10 के चेन आइसोमर बनाइए, ये बोला जाता था। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से आपको मैंने ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, कंपाउंड दे दिया एक, ठीक है ना। इसके हमने कहा कि दो अब आयोनाइजेशन आइसोमर बनाइए। तो आपको ऐसे दो कंपाउंड तैयार करने हैं जिससे कि उनके आयन्स जब बने, सॉल्यूशन में अगर उसको लेके जाएं, किसी सुटेबल सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व करें, तो वो आयोनाइज होने के बाद दो डिफरेंट आयन देते हो। फॉर्मूला तो यही है, लेकिन दो कंपाउंड आपने फॉर्म किए और दोनों के आयन्स अलग अलग बन गए आफ्टर आयोनाइजेशन इन द सुटेबल सॉल्वेंट। तो इट मीन्स दे आर द आयोनाइजेशन आइसोमर टू ईच अदर। It means this phenomenon is known as ionization isomerism. So let us see with this compound CONH3 5BrSO4 लिया हुआ, इसके दो कंपाउंड तैयार करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप टॉपिक को इंजॉय भी करिएगा, तभी जाके आप नई चीज़ों को सीख भी पाते हैं। ठीक है ना, ज़बरदस्ती उसको पढ़ना नहीं है आपने। ठीक, टॉपिक को इंजॉय करिए। कोई भी टॉपिक है, कोई भी आप कार्य करते हैं, अगर उसको इंजॉय अगर कर रहे हैं तो इट्स वेरी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इसके दो कंपाउंड हम बनाते, देखिए क्या बन रहा है। देखिए CONH3 5 है, तो कोबाल्ट की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर से ही क्या भी डिसाइड होता है, आपका जियोमेट्री डिसाइड होती है, शेप डिसाइड होता है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बदल जाता है तो उसका शेप भी बदल जाएगा, उसके हाइब्रिड स्टेट बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। तो इट मीन्स उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी, इट मीन्स मैग्नेटिक नेचर तक बदल जाता है। तो दैट्स वाई जियोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। वैसे तो सभी कंपाउंड के लिए जियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें जो कोबाल्ट की स्टेबल, अगर आप इसका स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं इसको लेकर के, तो कोबाल्ट की ऑक्सीजन यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगी वो 6 रहेगी। उसके अकॉर्डिंग एक कंपाउंड में यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिएगा CO कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम, उससे लगे हुए हैं लिगेंड NH3 फिर हमने Br लिखा है, यहाँ पर एज सच लिख देते हैं और इस पूरे को हम ले लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और बाहर लगा देते हैं SO4। एक कंपाउंड ये तैयार कर दिया हमने। ओके, आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे, जो रूल्स हमने आपको कुछ 2-4 लेक्चर पहले हमने दिए हुए हैं, तो वो तो लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अब इसी का एक कंपाउंड और बनाना है हमने, क्योंकि आयोनाइजेशन आइसोमर एक तैयार करना है। तो हमने क्या करना है, देखिए जो आयन्स होते हैं, देखिए लिगेंड जो है यहाँ पर NH3 है, 5 है, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, ये जो Br है ये है आपका क्या, नेगेटिव लिगेंड। ओके, और SO4 भी बाहर जो है
आयोनाइजेशन स्फीयर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है SO4, ये भी आपका क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो हम क्या करेंगे, इस Br को लेके चले जाएंगे बाहर और SO4 को लेके चले जाएंगे अंदर। ओके, तो वो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। देखिए क्या बना, यहाँ पर आ जाएगा आपका CO कोबाल्ट NH3 5, फिर इंटू आपका आ गया SO4, देन बाहर से आपका आ गया क्या, Br। ओके, अब दोनों के लिए देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, उसको हम बताएंगे आपको। एक जो ये कंपाउंड आपने लिया है, ये वाला जो कंपाउंड लिया, ठीक है, इसको आप आयोनाइज करते हैं, क्योंकि आपको बताना क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बताना। तो जब आप इसको आयोनाइज करेंगे किसी सुटेबल सॉल्वेंट में, तो ये क्या देगा, देखिए CO NH3 5 Br, ये हो गया एक, ठीक है, और प्लस क्या होगा, SO4 होगा। अब चार्ज क्या होगा उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। आपको देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसका चार्ज नहीं मालूम है तो बाहर का इसका मालूम है हमें। SO4 क्या होता है बोलिए, 2 नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आप इसको आयोनाइज करते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, देखिए CO NH3 5 SO4, ये एक साथ हो गया, और प्लस क्या आ जाएगा आपका Br माइनस। अब Br एक माइनस है तो SO4 में क्या होगा, 1 प्लस होगा। अब आप दोनों कंपाउंड को अगर आप कंपेयर करें, देखिए दोनों कंपाउंड को कंपेयर करते हैं तो क्या हो रहा है, देखिए एक कंपाउंड आपका ये है, उसका आयनाइजेशन करने के बाद ये 2 आयंस बने हैं, और दूसरा कंपाउंड ये बना, इसका आयंस आप काउंट करके देखिए, इसमें जो आयंस बने हुए हैं उसमें ये कॉम्प्लेक्स ये है, और SO4 2 नेगेटिव बाहर से ये हो गया, और इसमें एक आयन ये है, कॉम्प्लेक्स आयन भी अलग है, और Br माइनस बना हुआ। ओके, आयन तो 2 बने, देखिए एक आयन ये है, एक आयन ये है, नंबर क्वांटिटेटिवली दोनों एक ही है, नंबर बराबर है दोनों। एक ये आयन है आपका, एक आयन ये है, 2 आयन 1 1, यहाँ भी 2 आयन है, बट क्वालिटेटिवली दे आर डिफर। ये अलग आयन है, ये डिफरेंट आयन हो गया, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। इट मीन्स ये दोनों कंपाउंड, these two compounds have the same molecular formula, but these two are differ on the basis of the nature of the ions. That's why these two are called ionization isomers. Okay, and this whole phenomenon is known as ionization isomerism. Okay, there is no problem. Now आयंस के देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर इतना डिफर होने से इनके कलर में भी चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें इसकी, देखिए इन दोनों में कितना अंतर आ जाता है उसको भी आप देखिएगा। ये जो कंपाउंड है, अगर हम इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो ये तो आपका रेड वॉयलेट कलर देगा, ओके ठीक है, लेकिन ये जो होगा केवल रेड कलर देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों में जो है आयंस के अलग अलग होने से, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर अलग अलग चीज़ें होने से आपके कलर में भी अंतर आ जाता है। क्योंकि जब आप ये रेड वॉलेट देगा क्योंकि आयंस अलग बन रहे हैं, ये रेड देगा आयंस अलग अलग बन रहे हैं। ओके, तो इस होल फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ओके, नाउ इसी तरह से हम दूसरा आप पढ़ेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब हाइड्रेट में मैं आ रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। हाइड्रेट किसको बोलते हैं पहले तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकेंड जो आएगा आपका नंबर 2 इसका रहेगा, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर उसको बोल रहे हैं हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ओके। Now, as the name stated, hydrate. What is the meaning of this hydrate? Hydrate means क्या हो गया, water, water से related है, ओके। तो इसमें होता ये है कि जो वाटर का नंबर है, जो H2O का नंबर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर वो डिफरेंट होता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर आप जो है वाटर के नंबर को अलग अलग करते हुए
आप डिफरेंट डिफरेंट क्या बना सकते हैं, आइसोमर बना सकते हैं। अभी एग्जांपल देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, काफ़ी इजी गोइंग है, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ये बोला आपसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है, दोबारा से आप सुन लीजिए। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट they are differ on the basis of the number of H2O molecule inside coordination sphere and outside coordination sphere. ओके, तो ये डिफरेंट रहेगा अलग अलग कंपाउंड में जो उसके बनेंगे। तो एक एग्जांपल हम दे देते हैं आपको, CrCl3 इंटू 6H2। ये मैंने मॉलिकुलर फॉर्मूला आपको दे दिया। अब आपसे अगर कहा जाता है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन से क्या आते हैं, CrCl3 इंटू 6H2 आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हाइड्रेट आइसोमर विथ दिस फॉर्मूला या विथ दिस मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो अब आपको तब बनाना होता है, तो कैसे आप इसको बनाएंगे उसको मैं एक एक करके आपको क्लियर कर देता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो Cr है, क्रोमियम है, उसकी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपके कितने लिगेंड आपको रखने हैं, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। इट मीन्स उसका क्या रहना चाहिए आपको क्लियर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हमारा क्या लेना है, देखिए पहला इसका बनाते हैं, मैं यहीं पे 3 इस तरह से बना लेता हूँ। देखो नंबर 1, ओके, Cr सेंट्रल मेटल एटम, H2O6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है और बाहर से लगा देना है आपका क्या, Cl3। ओके, एक कंपाउंड आपके लिए तैयार हो गया। कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला दिया हुआ है CrCl3 इंटू 6H2, उसका एक हाइड्रेट आइसोमर ये बना दिया। नाउ नंबर 2 देखिए, नंबर 2 क्या करना है, नाउ एक्सचेंज करना पड़ेगा आपको। कैसे एक्सचेंज करना, देखिए आपने क्या करना है, बाहर से कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो 3 Cl हैं उसमें से एक Cl को पिक करना है, उसको अंदर लेके आना है और H2O को बाहर लेके चले जाना है, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, Cr H2O5 ओके इंटू Cl और बाहर क्या आ जाएगा, एक Cl कम हो गया Cl2 इंटू H2O आ जाएगा। एक H2O जो है अंदर से कहाँ आ गया, बाहर आ गया। ओके, अब दोबारा देखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखिए 6 लिगेंड थे, बाद में भी 6 ही लिगेंड होंगे जो दूसरा आइसोमर आपने बनाया है। देखिए आपने ज्योमेट्री को नहीं बदलना है, हमने ये ऑक्टाहेड्रल है तो ये भी ऑक्टाहेड्रल रखा हुआ है बिकॉज ऑफ 6 लिगेंड। ओके, तो ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स। एक थर्ड और बनता है इसमें, देखिए ये हम बना रहे हैं केवल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, लैब में ये मिले हैं, ओके, तब जाके हम इसको बना पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी कंपाउंड बना दोगे, हाइपोथेटिकली तो आप मॉलिक्यूल को बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो एग्जिस्ट करे, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब थर्ड इसका हम बनाते हैं, देखिए क्या थर्ड आइसोमर इसका बनेगा। अब हमने 1 by 1 आपने क्या किया, अगेन 1 Cl अंदर कर दीजिएगा और एक H2O को बाहर कर देंगे, तो एक इसका बन जाएगा Cr H2O4 इंटू कितना होगा यहाँ पर Cl2 2 हो जाएंगे। ओके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आपका एक ही Cl बचेगा और इंटू ट्वाइस H2O कर देंगे आप। कितने H2O हो गए, ट्वाइस H2O, ठीक है। तो 3 आपके फॉर्मूले बिल्कुल तैयार हो गए। तीनों के IUPAC नेम अलग अलग होंगे और तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तीनों नेचर भी तीनों का जो है अलग अलग होगा। इट मीन्स तीनों में नेचर में अलग अलग, जैसे मैं इसको अगर बताऊं, जैसे पहले वाले में हमने क्या बताया था कि कलर के बेस में तीनों को डिफर किया था, यहाँ पर भी जो है देखिए कलर में कैसे अंतर आता। देखिए अगर ये वॉयलेट है, ओके, ये होता है लैब में, अगर मिलेगा आप इसको देखेंगे, इसका कलर आपको वॉयलेट मिलेगा, ये है ग्रीन कलर में, ओके, बट ये वाला जो लास्ट वाला मिलेगा, दिस वन इज डार्क ग्रीन कलर है। ओके, ये तीनों ही कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड हैं और ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट
ये कलर का भी देखा गया, इसका तीनों में अलग अलग कलर मिले हुए हैं। इट मीन्स दीज थ्री आर हाइड्रेट आइसोमर्स टू ईच अदर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड होल फिनोमिनन इज कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ओके, क्लियर हो जाएगा ना। तो ऐसे ही अगर आपको कोई और कंपाउंड दिए हैं जिसमें वाटर के बेस में इधर उधर करना है, वाटर को इधर उधर करना है, तो वाटर को लेकर के आपने किया, वाटर में देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं। इट मीन्स these are differ on the basis of the number of water molecule inside the coordination sphere. Okay, on the basis of this particular property, these are hydrate isomers to each other. बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक का आपको एक तरह से पोस्टमार्टम आपको करना आना चाहिए कि उस टॉपिक की कहाँ पे जो है मेन पर्टिकुलर जो पॉइंट है जिससे कि उसको अलग अलग किया जा सकता है वो क्या है। ओके, तो ये क्लियर हुआ ना आप लोगों को। ओके, नाउ इसी तरह से हम एक नेक्स्ट आइसोमर और लेके आपके सामने आते हैं और उसको हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। एक और है लिंकेज। ओके, अब लिंकेज में क्या होता है कि नाम से तो पता चला आपको लिंकेज, इट मीन्स कहाँ से लिंकेज है, किसके साथ में लिंकेज है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़नी है। तो इसके लिए लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए आपको मालूम होना चाहिए एक टर्म। मैंने जहाँ पर एक लिगेंड वाला आपको टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें आपको मैंने बताया था एम्बीडेंटेड लिगेंड। कुछ लिगेंड होते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड। तो जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा वही जो है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म शो भी करेगा। अगर आप एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं लेते हैं, कोई मोनोडेंटेड लिगेंड ले लेते हैं या कोई बाइडेंटेड लिगेंड ले लेते हैं जिसमें कि एम्बीडेंटेड वाला पॉइंट नहीं है, तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब नाउ एम्बीडेंटेड लिगेंड होते क्या हैं वो बताते हैं आपको। पहले तो मैं ये बताऊं कि थर्ड पॉइंट जो आइसोमेरिज्म डिस्कस हो रहा है वो हो रहा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। ओके, अब इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए एम्बीडेंटेड आपको पहले क्लियर होना चाहिए, एम्बीडेंटेड किसको बोलते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। एम्बीडेंटेड में होता है एक ऐसे लिगेंड, एक्चुअली दे आर मोनोडेंटेड। जैसे एक सिंपल तो मैं इसको बोल दूं, जैसे CN है, CN माइनस, ठीक है, इसमें C डोनर है, लेकिन अगर इसी को मैं NC लिख दूं तो N डोनर है। तो अलग अलग डोनर एटम आ रहे हैं आपके। ओके, लेकिन अगर इसी तरह से मैं एक ये दे दूं आपको, एक NO2 दे दूं, ओके, तो एक ONO आपको दे देते हैं, ठीक है। अगर ये नाइट्रो है तो ये नाइट्राइटो है, इसमें N डोनर है तो इसमें O डोनर है। ओके, तो इस तरह के लिगेंड जिसमें होते तो वो मोनोडेंटेड हैं, लेकिन दो तरह के डिफरेंट डोनर एटम अलग अलग टाइम पे काम कर सकते हैं। CN है, कभी C काम करेगा, कभी N काम करेगा। एट ए टाइम दोनों साथ में काम नहीं करेंगे डोनेशन का। पर्टिकुलर टाइम में एक ही एटम डोनेशन का काम करेगा। CN में C डोनेट कर रहा है, NC है तो N डोनेट कर रहा है। दैट्स वाई दीज आर, इट मीन्स CN को आप क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। NO2 भी एम्बीडेंटेड है, कभी N डोनर है तो कभी O डोनर है। तो इस तरह के जो लिगेंड हैं वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इस तरह के जो कंपाउंड जिनमें एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं वे जो है लिंकेज आइसोमर फॉर्म करते हैं, और इस पूरी फिनोमिना को हम बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। ओके, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कोबाल्ट को लेकर के ही, CONH3 5NO2 और बाहर से लगा हुआ है 2%। ओके, अगर कोई आपसे ये कहे कि इस कंपाउंड का एक लिंकेज आइसोमेरिज्म आप बना दीजिए, तो मैंने जैसा कि आपसे कहा लिंकेज आइसोमर वो शो करेंगे जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा। तो आप देखिए इसमें NH3 भी एक लिगेंड है, लेकिन इसकी वजह से लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म बनेगा इसकी वजह से, बिकॉज NO2 नाइट्रो ग्रुप जो है वो एम्बीडेंटेड लिगेंड की तरह काम कर सकता है,
क्योंकि कभी उसमें N होगा डोनर तो कभी होगा O, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको नाइट्रो अगर आप लिखते तो इसको नाइट्राइटो लिखते हैं आप। ओके, तो इसका दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा वो मैं यहीं पे बना देता हूँ। देखिए CO NH3 5 अपनी जगह ठीक है, इसको हम लिख देंगे इस तरह से ONO करके लिखेंगे। NO2 अगर लिखा है तो N डोनर माना जाएगा, यानी कि N की तरफ से कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। ONO लिखा जाएगा तो O की तरफ से कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और बाहर से चार्ज भी वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है चार्ज में कोई प्रॉब्लम। NO2 अगर -1 है तो ONO भी -1 है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के बोले जाएंगे लिंकेज आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको ये देते हैं दूसरा आइसोमरिज्म। हमने 3 आपको डिस्कस किए हैं स्ट्रक्चरल के अंदर। फोर्थ आपको बताते हैं वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन को आप डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसमें होता क्या है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो पूरे दोनों ही, अभी तक आप क्या कर रहे थे, जैसे सपोज दैट कोई कंपाउंड है आपका, आप उसमें लेट, आपको अभी मैंने एग्जांपल दिए, या मैं एक सिंपल मॉलिक्यूल आपके सामने रख देता हूँ, जैसे K4FeCN6 है, तो इसमें एक ही कॉम्प्लेक्स आयन है। जैसे ये देखिए, दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं, लेट K4FeCN6 है, इसमें ये वाला जो ये मॉइटी है आपकी, ये कॉम्प्लेक्स आयन की तरह है, ये बाहर है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, केवल एक कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर आपको डिस्कस करना है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन, फोर्थ वन है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तो इसके लिए 2 कॉम्प्लेक्स मॉइटी होंगी, 2 कॉम्प्लेक्स आयन बनेंगे, ठीक है। पॉजिटिव वाला भी कॉम्प्लेक्स ही होगा, नेगेटिव वाला भी कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो अब इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको समझना है आपने। देखिए एक ले लेते हैं, देखो इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है CO वाला। देखिएगा CONH3, ओके, और ये है हमारा 6, एक तो हमने ये ले लिया, ओके। दूसरा हम ले लेते हैं इसी के साथ में, ये है आपका CO की जगह पर हम यहाँ ले लेते हैं दूसरा CR, और क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट होगा तो दूसरा हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव पार्ट। तो ये आ गया, अब इसको ध्यान से देखिए, एक है आपका CONH3 और दूसरा है CrCN6। आपसे कहा जाएगा कि ये जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ, ये पूरा एक ही कॉम्प्लेक्स है, ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक ही कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इसका आपको कोऑर्डिनेट आइसोमर बनाना है। तो कोऑर्डिनेट आइसोमर एज द नेम स्टेटेड कोऑर्डिनेशन, इट मींस कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट में क्या होता है ना, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, देखिए सेंट्रल मेटल एटम, उससे जुड़े हुए जो लिगेंड है, क्योंकि लिगेंड से सेंट्रल मेटल एटम की तरफ क्या बॉन्ड बनता है बताइए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो ये लिगेंड है ना, लिगेंड को ही बदल दे रहे हैं। जैसे पहले कोबाल्ट के साथ NH3 जुड़े थे, तो यहाँ Cr के साथ भी क्या जुड़े हुए थे, Cn जुड़े हुए थे। हम क्या कर देंगे कि NH3 को पहुंचा देंगे Cr के साथ में, और Cn को पहुंचा देंगे किसके साथ में, कोबाल्ट के साथ में। तो इट मीन्स आपने क्या किया, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड कर दिया, या कहें कि मेटल को एक्सचेंज कर दिया। CO को यहाँ लगा दिया, Cr को यहाँ लगा दिया, जैसे भी आप इधर भी, जैसे भी आप समझते हैं, लिगेंड को बदल दिया समझ लीजिए, या मेटल को बदल दिया समझ लीजिए, ठीक है ना। तो उससे लिगेंड से, लिगेंड और मेटल के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था, जैसे पहले NH3 से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है CO की तरफ को, लेकिन जब आप Cn यहाँ ले आओगे तो Cn से कोबाल्ट की तरफ क्या बन जाएगा, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोला जाता है। तो अब हम इसका बनाते, देखिए लेट कि आप Cr यहाँ ले आए, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि Cn को यहाँ ले आए होगा, Cn को कहाँ लेके आ गया, कोबाल्ट के पास में, लेकिन Cn होता है आपका क्या,
नेगेटिव लिगेंड, NH3 है आपका न्यूट्रल लिगेंड। अब इन दोनों में देखिए ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। अगर आप CN को यहाँ लाओगे ना, कोबाल्ट वाला जो है, तो कोबाल्ट के साथ CN जुड़ जाएगा, उसको लिखा जाएगा बाद में, क्योंकि पहले किसको लिखा जाता है, पॉजिटिव को लिखा जाता है, बाद में किसको लिखा जाता है, नेगेटिव को लिखा जाता है, अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, Cr को यहाँ ले आते हैं, Cr को इसके साथ ले आते हैं, CO को इसके साथ ले आते हैं, तो मैं दूसरा कंपाउंड बना दूँ, Cr NH3 और बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ आ गया आपका ये CO, इधर आ गया CO CN6, ओके। These two are coordination isomers to each other and this whole phenomenon is called coordination isomerism। ये दोनों में देखिए कंपाउंड्स, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही रहेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे से किस बेस पे डिफर हैं, कोऑर्डिनेशन के बेस पे डिफर हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड बदल गए हैं, ओके, सेंट्रल मेटल एटम कुछ और हो गया है, तो इसकी वजह से इनको हम क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं। एक तरह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमने चेंज किया है, ठीक है, वो भी दोनों में, इसका भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चेंज हुआ, इसका भी। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ओके। तो काफ़ी इजी गोइंग है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं करना है, ओके। तो आज हम आपको यहीं तक इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने 4 यहाँ पर बताए और सभी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने पहला क्या बताया था आपको, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा बताया था आपको क्या, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तीसरा आपको बताया था लिंकेज आइसोमेरिज्म। और फोर्थ वन बताया था आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ओके। और एक एक एग्जाम्पल से इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप इसके मैंने एक एक एग्जाम्पल दिया, आप 5 एग्जाम्पल सब के आप बनाइएगा और मुझसे उसको डिस्कस करिएगा। क्लासरूम में आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर मैंने ये इसका एग्जाम्पल दिया है, तो ये क्या सही है या गलत है, इसको मैं आपका चेक भी कर लूँगा वहाँ पे, ओके। तो नाउ थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।